नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और सबसे पहले दुनिया भर में जहाँ भी मेरे मुसलमान भाई हैं, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। और न सिर्फ मुसलमान भाई, बल्कि और भी कोई ईद मना रहा है, जो भी ईद की खुशियाँ मना रहा है, उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको और आपके परिवार को खूब खुशियाँ दे ऊपर वाला इस ईद के मौके पर। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। आज ईद के इस पावन मौके पर मुझे बहुत खुशी हुई इस देश का माहौल देख, और ख़ास करके मैं आज इस ईद के मौके पर मुबारकबाद सिर्फ ईद की नहीं दूंगा आप मुस्लिम भाइयों को। जो भी मुसलमान भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जो आपने जज्बा दिखाया, जो आपने इस ईद के त्यौहार के दिन अपना कैरेक्टर दिखाया। आपको भड़काने वाले उम्मीद में बैठे थे कि आपको नमाज पढ़ने को लेकर जितना तंग किया गया है, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं कोई तो बवाल करेगा। लेकिन आप लोगों ने न सिर्फ अपने शहर में बल्कि पूरे देश में जितनी शांति, जितना संयम आज बरता और जितने प्यार सौहार्द से आपने इस त्यौहार को मनाया, उसी का नतीजा था कि कुछ जगहों पर हिंदू लोग आप पर फूल बरसाते नजर आए थे। ये बिल्कुल बात सही है। ये देश मोहब्बत का है, नफ़रत का नहीं है। आपने नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया तो आपको भी मोहब्बत मिली। और आपने जो संयम दिखाया ना, वो काबिल तारीफ़ है। इस देश के मुसलमानों को आज सलाम करना चाहिए कि इतनी आशंका थी कि आज पता नहीं नमाज को लेकर क्या कुछ हो जाए, लेकिन इतने प्यार से ईद त्यौहार मना है। कहीं छुटपुट घटनाएं वो होती रहती है, कुछ ब्लैक बैंड के ज़रिए आपने अपना प्रदर्शन भी कुछ जगह पर दिखाया, कोई बात नहीं, वो छोटा मोटा चलता है। लेकिन ओवरऑल जो आज इस देश के मुसलमानों ने कैरेक्टर दिखाया, वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए आपको डबल मुबारकबाद ईद की इस बार। तो चलिए बात दूसरी पॉलिटिकल भी शुरू करते हैं। आज सोनिया गांधी ने एक सवाल पूछा। सवाल क्या? सोनिया गांधी ने 3 C's पे सवाल उठाया और वो 3 C के कांटे सरकार को बहुत ज़ोर से चुभे। सोनिया गांधी ने एक मशहूर इंग्लिश अखबार द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा और देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली और नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर तीखे सवाल पूछे। ऐसे तीखे सवाल पूछे कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद बीजेपी के नेता तिल मिलाते नजर आए और किसी भी तरह का, मतलब आप समझ सकते हैं, सेंसलेस बयान देते नजर आए। चलिए, बीजेपी तो सेंसलेस बयान दे, साथ में एकनाथ शिंदे की पार्टी भी उनके सपोर्ट में नई शिक्षा नीति को लेकर आ गई, जिन्हें शायद जिन्होंने रिएक्शन दिया उन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी नई शिक्षा नीति है क्या। दरअसल सोनिया गांधी ने इस पूरे आर्टिकल में नई शिक्षा नीति और 2014 के बाद इस देश की शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर न सिर्फ तीखे सवाल उठाए, बल्कि सिस्टम की जो चल रहा है उसकी धज्जियां उखेड़ के रख दी। मोटा मोटा 3 C's पे सवाल उठाए तो सोनिया गांधी ने 3 C: कमर्शलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण, कमर्शलाइजेशन व्यापारीकरण और कम्युनलाइजेशन यानी सांप्रदायिकरण। ये तीनों ने, सोनिया गांधी ने लिखा कि इन 3 C का फिलहाल इस देश की शिक्षा नीति को बर्बाद करने में पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंट्रलाइजेशन मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इस देश में 2014 के बाद क्या होता है। पहले इस देश की यूनिवर्सिटीज़ और शिक्षण संस्थान इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करते थे। आपके प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी थी, उसका वाइस चांसलर कौन होगा, उसकी राज्य सरकार एक लिस्ट भेजती थी, गवर्नर अप्रूव करता था, क्योंकि गवर्नर चांसलर होता है, मोस्टली राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पे होते थे। लेकिन इस सरकार ने पूरा शिक्षा जो सिस्टम है वो अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ की भर्ती में बदलाव किए गए हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं राहुल गांधी की, जिस तरह से सारे यूनिवर्सिटीज़ में संघ के लोगों को भर दिया गया है, वो है अपने हाथ में सब कुछ रखने की जो सरकार की कोशिश है।
अपना पावर और सेंट्रलाइजेशन पूरा कर दिया है उसका। इसके अलावा आप देखिएगा कॉलेजेस, वहाँ भी पूरे के पूरे जो भर्तियाँ या जो हाई लेवल जो चला रहे हैं वो सब के सब संघ बैकग्राउंड से लोग आते हैं। यानी अगर आज की डेट में, मैं आपको सही बताऊं, अगर आज की डेट में सरकार बदल भी जाती, 2029 में मान लो सरकार बदल भी जाती है, तो भी इस शिक्षा के जो सिस्टम है इसको क्लीन करने में, इस शिक्षा के सिस्टम से ये संघ की विचारधारा के लोगों को बाहर निकालने में अगली सरकार को 15 साल कम से कम लग जाएंगे। इतने अंदर तक शिक्षा में संघ की विचारधारा के लोगों को डाल दिया गया है। ऊपर से सरकार ने एक और, आपको मालूम है, एक और नया शगुफा किया था कि अब पहले तो एकेडमिक लोग ही, जो एकेडमी से जो निकलते थे, एकेडमिक लोग थे, जो प्रोफेसर वगैरह होते थे, वही वीसी बन सकते थे। अब तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करने वाला कोई आदमी भी वीसी बन सकता है। सोचिए, जिसका शिक्षा प्रणाली से कोई लेना देना नहीं, जिसका शिक्षा संस्थान से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पे 10 साल से हाई लेवल पे नौकरी कर रहा, वो भी वीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार उसे भी वाइस चांसलर बना सकती है, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। ये देश किस पे टिका है? ये देश की जो आज इतना 1947 से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो इस देश की शिक्षा प्रणाली का था। इस देश की शिक्षा प्रणाली ने आईटी माइंड इतने पैदा किए हैं कि पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में भारत के दिमाग काम करते हैं। और उसी शिक्षा प्रणाली को अपनी विचारधारा डालने के लिए कमज़ोर किया जा रहा है। यही सवाल सोनिया गांधी उठा रही है। दूसरा, सोनिया गांधी ने कहा कि जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, सोनिया गांधी ने बाकायदे का आंकड़ा दिया है कि पिछले 10 साल में तकरीबन 90,000 यानी 89,000 प्लस स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और इसी दौरान तकरीबन 43,000 प्राइवेट स्कूल खुले हैं। कहाँ तो हम सुनते आते थे कि सरकार पे जोर इस चीज़ का होता है कि वो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाए, सरकारी स्कूलों में और छात्रों को लाए। सरकार का ये ध्येय होता था। बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तो 10 साल दिल्ली में शासन किया इसी मुद्दे पर लेकर, 3 टर्म इन पर, कि देखिए मैंने सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर दी, और इधर ये सरकार उसके उल्टा कर रही है। सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूलों को खोल रही है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है बाबू, पैसा कमाना है। इसको लेके भी सोनिया गांधी का सवाल बड़ा जायज़ और बड़ा तीखा। तीसरा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकरण। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोनिया गांधी के आर्टिकल में इस चीज़ का जिक्र है कि किस तरह से पिछले 10 साल में एनसीईआरटी, जो एक बेस है, असल बेस है इस देश की शिक्षा प्रणाली का, उसकी किताबों में, उसके सिलेबस से किस तरह से छेड़छाड़ की गई, किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या वाला सारा मामला, सारा चैप्टर निकाल दिया गया, किस तरह से मुगलों की जो विरासत है उसका चैप्टर उड़ा दिए गए हैं और उसकी जगह सावरकर नाम है टाइप, या सावरकर ने क्या किया, वो अपनी विचारधारा उस सिलेबस में डाल दिए। अब बच्चों को, इस देश के बच्चों को गांधी की विचारधारा नहीं, सावरकर की विचारधारा पढ़ाई जा रही है। ये कम्युनलाइजेशन। और आपको मालूम है सावरकर की विचारधारा क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, यानी सांप्रदायिकरण। आपको बच्चे को स्कूल से सांप्रदायिक बना दिया जाएगा। 3री, 4ठी, 5वीं, 6ठी का बच्चा पढ़ेगा कि किस तरह से हिंदुओं के साथ जुल्मी होता रहा है, किस तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कैसे ये हिंदू राष्ट्र पहले था। और कुछ वक्त में अगर यही सिस्टम चलता रहा तो इस देश के बच्चे गांधी को शायद भूल जाएं, लेकिन सावरकर सबसे बड़े हीरो हो जाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ों को लेकर सोनिया गांधी ने तीखे सवाल पूछे। और उस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे, उस आर्टिकल में बहुत अच्छी तरह से पूरा एलोबरेट किया है सोनिया गांधी ने कि ये जो 3 चीज़ वो कह रही हैं, उन 3 चीज़ के पीछे कारण क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। अब यही वजह थी कि आग लगनी तय थी, क्योंकि दरअसल बीजेपी में
कोई नेता कुछ बयानबाजी कर दे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई लॉजिकल बात कर देता ना, खास करके गांधी परिवार से कोई लॉजिकल बात कर देता है तो बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो तिल मिला के रह जाती है। वो फिर वो तिल मिलाहट दिखती है और वही आज भी दिख रही थी। वरना किसी ने भाई ऑपोजिशन लीडर ऑफ वो है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर है, इतनी सीनियर सांसद है, अखबार में आर्टिकल लिख दिया, शिक्षा नीति को लेकर क्रिटिसाइज कर दिया ऑपोजिशन ने, तो क्या फ़र्क पड़ गया। आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट कीजिए, कहिए कि बोलो चलिए संसद में डिबेट करते हैं, इसमें इतना तिल मिलाने की झल्लाने की क्या ज़रूरत है। वो तभी होता है जब आपके पास सबस्टांस नहीं होता, आपके पास कोई पुख्ता चीज़ नहीं होती, तभी आप ऐसे झल्लाते हो। दूसरी तरफ 11 साल हो गए, अब तो आदत सी पड़ गई है कि एक के बाद एक कैसे मोदी जी के किए गए बड़े बड़े वादे झूठे साबित हो जा रहे हैं। आज ईद के दिन बहुत अच्छी ईदी इस सरकार की तरफ से मिली, जब सरकार ने तय कर दिया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसका ढोल मोदी जी ने कैसे पीटा था, जरा सुनिए। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। सुना आपने। और अब इतने सालों बाद 14,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने के बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ 16 शहरों में स्मार्ट सिटी बन पाई, उसमें भी पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसमें इंदौर, चंडीगढ़, पुणे इस तरह के शहर हैं। जो कोई इस तरफ से आता हो, मैं भूल गया नाम, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, जो 14 शहर है जिनको स्मार्ट सिटी में माना गया है कि इनमें काम काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। ज़रा आप उन शहरों में से कहीं से आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या सही में आपका शहर स्मार्ट सिटी बन गया है। बाकी 84 शहरों का प्रोजेक्ट इतना पैसा लगाने के बाद बंद कर दिया गया है। एक्सटेंशन 3 एक्सटेंशन दिए गए थे, अब वो भी नहीं। 11 साल में हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया गया, क्योंकि मोदी जी का सपना था, मोदी जी ने एक जुमला छोड़ा था। आज फिर वो एक बार झूठा साबित हुआ। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। तो चाहे किसान की दुगनी आय हो, या 2 करोड़ रोजगार हो, या 15 लाख हर अकाउंट में हो, या रुपए डॉलर का एक होना हो, या चीन को आंख दिखाना हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनना हो, असलियत यह है कि ये बड़े बड़े जुमले थे जो धराशायी हो गए। और इसमें सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं दिख रहा है, 100 स्मार्ट सिटी के फेलियर में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना कि इस खर्च का जिम्मेदार कौन है। नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके लोगों ने जनता का पैसा तो हजम कर लिया, डकार तक नहीं ली, इसका जिम्मेवार कौन है? इस फेल्ड मिशन की जिम्मेदारी किसके सर मढ़ी जाएगी? जुमले फेंकना एक बात होती है, सुशासन करना दूसरी बात होती है। और नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है स्मार्ट सिटी मिशन में, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की बू भी आती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था तो धूमधाम से किया गया था, अब चुपचाप से इसको बंद किया जा रहा है। ये 14,000 करोड़ जिसको लेके सवाल उठ रहे हैं, क्या ये 14,000 करोड़, अगर मोदी जी की भाषा में बोलूं, मोदी जी ने कहा था ना एक बार कि क्या आपने मामा के घर से लाए थे, तो क्या जनता नहीं पूछ सकती मोदी जी से कि मोदी जी ये पैसे कहाँ से लाए थे? ये पैसे हमारे थे ना, आपके थे, और ये पैसे यूं आपने बर्बाद कर दिया और फिर बीच में छोड़ दिया। चलिए 15 लाख हर खाते में आने का आपने कहा जुमला था, मान लिया। 2 करोड़ सालाना नौकरी का जुमला फुस हो गया, मान लिया। हर गरीब को घर पक्का मकान मिलने का जुमला फुस हो गया, मान लिया। किसान की आय दोगुनी होने का जुमला था, फुस हो गया, मान लिया। अब इनमें जहाँ इतना पैसा खर्चा था, अब इस तरह की जो है वो
योजनाएं भी इस तरह से खड्डे में डाल दी जाएगी। और वो योजना याद है आपको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई भनक भी नहीं है। कितना पैसा उस पर भी लगा था। और आज गंगा की हालत क्या है, आप उनसे पूछिए जो कुंभ में नहा के आए हैं। तो ये इस सरकार में दरअसल देखिए, ये गलती हमारी है। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैंने कई बार कह चुका है बात कि हम हिंदुस्तानियों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। हमारी जो याददाश्त है ना, बहुत छोटी है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे नया कुछ फीड कर दिया जाता है, हमें वो याद रहता है, हम पुरानी चीज़ भूल जाते हैं। विश्वास करेंगे, आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। आज कोई मुझसे बहस रहा था, बात चली सुशांत सिंह राजपूत के, जो जांच हुई, सीबीआई ने कह दिया कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। वो कह रहे थे मुझसे जो बहस कर रहे थे कि सीबीआई ने देख के भी, इतने सबूत होने के बावजूद भी सीबीआई ने कैसे कह दिया कि किसी का हाथ नहीं है। मैंने कहा कहाँ सबूत थे? बोले तब इतना व्हाट्सएप पे आता था, यहाँ ये मिली, रिया ने ये किया, रिया चक्रवर्ती ने वो किया, सो किया। वो फीड हुआ था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। आज सीबीआई ने ये कह दिया है कि इसमें कुछ नहीं है, ये उन तक कभी पहुंची भी नहीं थी बात। ये जो हमारी मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उसका एक एग्जाम्पल है कि जब कुछ तमाशा करना होता है तो इतना बड़ा ढोल नगाड़ा बजा दिया जाता है कि हमारे दिमाग में वो भर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम का, उस योजना का, उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्या होता है, वो चुपचाप कब बंद हो जाता है, ये खबरें भी हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दी जाती। और पहुंचने भी दी जाती है तो पहले का हमारे दिमाग में वो तामझाम इतना भरा होता है कि हमें वही याद रहता है। और ये जो नाकामियां हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सोचिए, यही चीज़ इस्तेमाल अगर 2009 से 14 के बीच में यूपीए सरकार ने अपनाई होती तो क्या अन्ना आंदोलन हो पाता? क्या यूपीए सरकार पावर से जाती? आज भी यूपीए सरकार ही होती, बीजेपी कहीं नज़दीक भी नहीं होती। लेकिन मैं मानता हूँ उस दौरान यूपीए सरकार में बहुत भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईमानदारी थी, कहीं ना कहीं एक जवाबदेही सरकार मानती थी कि जनता की तरफ जवाबदेही है, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से वो प्रदर्शन भी होने दिया। मालूम था सरकार को कि अन्ना आंदोलन कहाँ से स्पॉन्सर हो रहा, उसके बावजूद उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से उसे होने दिया। जो गलत मीन्स सरकार इस्तेमाल कर सकती है ऐसी चीज़ों को दबाने के लिए, वो नहीं किए। मैं कहता हूँ कि अगर उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार होती, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री होती, तो वो अन्ना आंदोलन कहीं गली में, कूचे में कहीं दब के रह जाता, ये भी पक्की बात थी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इस तरह का कैरेक्टर रखता हो, जो इस तरह का दम रखता हो। उसी का खामियाजा भुगत रही कि आज भी कांग्रेस खड़े होने की कोशिश ही कर रही है, 11 साल बाद भी खड़ी नहीं हो पाई है। खैर चलिए, आज ईद के मौके पर इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब कल से नया जोश के साथ, नए उमंग के साथ ये देश और आगे बढ़ेगा और इस हिंदू मुसलमान की चक्की से पीसने की बजाय इससे बाहर निकलेगा और एक नया हिंदुस्तान इस देश के सामने बहुत जल्द आएगा। नमस्कार।